छात्रों, क्या हाल है आप लोगों का? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। आज के सेशन में जल्दी से आइए, जुड़िए फटाफट। एक भी कमेंट नहीं आ रहा है। चलिए, तो स्वागत है रमन कुमार जी, पीयूष जी, नीतीश जी, सबका स्वागत है। चलिए, बात कर रहे हैं हम अभी क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, यहां देखिए 25 सेंटीमीटर क्यूब आयतन और का लकड़ी का एक ब्लॉक जल में इस प्रकार तैर रहा है कि इसके आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब भाग जल के अंदर है। तो ब्लॉक का घनत्व क्या है? तो यहाँ इसको रिलेटिव डेंसिटी के थ्रू बनाएंगे, हम आरडी के थ्रू बनाएंगे, रिलेटिव डेंसिटी के थ्रू बनाएंगे। तो आरडी बराबर क्या होता है? तो वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व। ध्यान दीजिएगा जरा, वस्तु का घनत्व बटे क्या होगा? जल का घनत्व। डेंसिटी ऑफ बॉडी बटे डेंसिटी ऑफ वाटर, जल का घनत्व हो जाएगा। बराबर क्या होगा? तो बराबर होगा, यह आपेक्षिक घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व। चलिए, और ये देख लीजिए जरा, वस्तु का घनत्व बटा क्या हो गया? जल का घनत्व। बराबर क्या होगा? तो वस्तु का जल में डूबे हुए भाग का आयतन, वस्तु का जल में डूबे हुए भाग का आयतन, जल में डूबे भाग का आयतन, आयतन बटे क्या हो जाएगा? बटे वस्तु का कुल आयतन, कुल आयतन। ध्यान दीजिएगा, ये इस पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। ये रेगुलर आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व, या वस्तु का जल में डूबे भाग का आयतन बटे वस्तु का कुल आयतन के अनुपात को हम क्या कहेंगे? आपेक्षिक घनत्व कहेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, आपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा। अब देख लीजिए बात, तो वस्तु का घनत्व कितना है? तो मान लेते हैं रो बॉडी बटे रो वाटर। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ये देखिए, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बटे वस्तु का जल में डूबे भाग का आयतन। तो देख लीजिए, इसके आयतन का 20 सेंटीमीटर क्यूब जल के अंदर है, तो जल में डूबे भाग का आयतन 20। अब बटे वस्तु का कुल आयतन कितना है? 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो 20 बटे क्या कर दीजिए? 25 कर दीजिए। तो देख लीजिए, 5 चौके 20 और 5 25, यानी 0.8 क्या होगा? 8 हो गया। अब रो बी बॉडी बराबर क्या होगा? 0.8 और गुना क्या? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या निकल जाएगा? तो 0.8 ग्राम, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि ये आंसर कितना होगा? तो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बातें एकदम क्लियर रखिएगा, ये आंसर होगा 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा। फिर से समझते हैं, क्या कह रहा है कि आपेक्षिक घनत्व जो होता है, रिलेटिव डेंसिटी, वो क्या होगा? तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी बटा डेंसिटी ऑफ वाटर बराबर क्या होगा? तो द द पार्ट ऑफ द बॉडी डिप्ड इनटू वाटर बटे क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, यानी पार्ट ऑफ द बॉडी या वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डिप्ड इन वाटर बटे क्या हो जाएगा? आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर हो जाएगा। तो इसके आधार पर मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए, यहां पर आपेक्षिक घनत्व है, ध्यान दीजिएगा जरा, आपेक्षिक घनत्व है। तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो यह मात्रकहीन होगा, याद रखिए, मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन होता है, यानी इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये समान चीजों का अनुपात है। रिलेटिव डेंसिटी समान चीजों का अनुपात है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि वस्तु का घनत्व मापने के लिए, वस्तु का घनत्व मापने के लिए, या ठीक है, हम लोग रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हैं, आरडी की बात कर रहे हैं, तो आरडी मापने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? हाइड्रोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। कौन सा यंत्र का? हाइड्रोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहां देख लीजिए जरा, क्या कह रहा है कि वस्तु का घनत्व बराबर वस्तु का जल में डूबे भाग का आयतन, और क्योंकि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसीलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है, बराबर वस्तु का जल में डूबे भाग का आयतन बटा क्या होगा? वस्तु का कुल आयतन। तो 20 बटा 25 यानी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। याद रखिए, वस्तु का घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है,
और जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर महत्तम होता है। तो ये बार बार हम लोग पढ़ते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि वस्तु का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। वस्तु का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए ठीक है, के लिए हाइड्रोमीटर यंत्र का प्रयोग करेंगे। कौन सा? हाइड्रोमीटर यंत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यंत्र का प्रयोग होता है। विकास चौधरी जी, स्वागत है आपका। तो आपने समझ लिया होगा इस क्वेश्चन को। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने किया है कि ये देखिए आरडी यानी आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटा क्या होगा? जल का घनत्व बराबर क्या होगा? वस्तु का जल में डूबे भाग का आयतन बटा क्या होगा? वस्तु का कुल आयतन। और ये मैंने कर लिया कि आरडी बराबर तो ये रो बॉडी यानी बॉडी का घनत्व यानी किसी वस्तु का घनत्व बटा क्या होगा? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 20/25 निकाल लिया मैंने। और चूंकि जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको गुना कर दिया तो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा। फिर मैंने आपको बताया कि देखिए आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। सर इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी बता रहे हैं क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ द बॉडी बट डेंसिटी ऑफ वाटर बराबर क्या होगा कि डेंसिटी और बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डिप्ड इन वाटर। ठीक है, और क्या होगा? बट वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ये हम इसका निकाल लिए वैल्यू तो निकल गया आपको आंसर क्या निकल गया? तो 0.8 निकल गया। याद रखिएगा कि यह यूनिटलेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। फिर मैंने आपको स्लाइड में बताया, क्या बताया जरा देख लीजिए इसको। वस्तु का घनत्व बराबर क्या होगा? वस्तु का जल में डूबे भाग का आयतन बटा क्या? वस्तु का कुल आयतन। ये इसी तरह से किया है मैंने। ठीक है, और जो सॉल्व किया है उसी तरह से यहां पर मैंने बताया कि देखिए रिलेटिव डेंसिटी को मेजर्ड करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं उसको हाइड्रोमीटर कहा जाता है। कौन सा यंत्र कहा जाएगा? द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर। सर इंग्लिश में लिखे फॉर्मूला एकदम, तो इंग्लिश में भी लिख रहे हैं। तो ये देख लीजिए क्या हुआ कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ये रो बी का किया था मैंने, यहां पर देख लीजिए ये रो बी किया था मैंने। ठीक है, रो बी यानी डेंसिटी ऑफ द बॉडी बट डेंसिटी ऑफ वाटर है ये। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डिप्ड इन वाटर बटा क्या? टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। विरामावस्था में यानी इन रेस्ट 25 केजी यानी ये मास हो गया बॉडी का। याद रखिएगा क्या है? मास है। ठीक है, 200 न्यूटन का बल 10 सेकेंड तक कार्य करता है, तो पिंड में उत्पन्न वेग क्या होगा? तो आपको मैंने कल भी बताया था कि देखिए क्या होगा कि बल मतलब क्या हुआ? फोर्स बराबर क्या होता है? डीपी बटे dt। या इसको क्या कर दीजिए, क्या कर देंगे? तो इस तरह से कर दीजिए mv माइनस vu बटे क्या हो गया? t हो गया। अब देखिए ये क्या है? संवेग में परिवर्तन है, तो चूंकि u बराबर 0 हो गया तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि m v बटा क्या? t। ये क्या हो गया? f का मान हो गया। ठीक है, बल हो गया। ये फोर्स क्या है? फोर्स या बल है। तो अब भैया हमको क्या निकालना है? यहाँ पर वेग निकालना है। वेग निकाल लीजिए ना। तो v सिंपल है, v बराबर क्या हो जाएगा? f इंटू टी बटा क्या? m। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला निकल गया। अब इस पर देखिए कैलकुलेट करके देखते हैं क्या कहेंगे। तो फोर्स का वैल्यू कितना है? 200 न्यूटन है, तो 200 न्यूटन कर लीजिए गुना समय 10 सेकेंड है, और द्रव्यमान देखिए कितना है? तो 25 केजी है। तो अब देखिए 25 अट्ठे कितना हो गया? 200 यानी 80 न्यूटन होगा। कितना न्यूटन होगा? 80 न्यूटन होगा। बोलते 80 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि वेग निकाल रहे हैं आप, मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये 80 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ध्यान में रखिएगा कि संवेग में परिवर्तन यानी द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज, क्या कहेंगे इसको? फोर्स कहेंगे। यानी बल बराबर क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर। ये रेगुलर क्वेश्चन पूछेगा, संवेग में परिवर्तन की दर। और ये किस नियम से आएगा? न्यूटन के संवेग में परिवर्तन की दर होगा। और ये किस नियम से आएगा? तो ध्यान में रखिएगा यह न्यूटन के द्वितीय गति नियम से आता है। किस गति नियम से? तो द्वितीय गति नियम से आपको F बराबर ma प्राप्त होता है। यानी बल का व्यंजक किससे प्राप्त होगा? तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से आपको प्राप्त होता है। चलिए इसको देख लेते हैं क्या मैंने किया है।
वही काम किया है। F बराबर m इंटू ए, तो m v माइनस यू अपॉन टी हो गया। u का मान चूंकि 0 है तो वस्तु विराम अवस्था में, तो m v बाई टी हो गया। तो m v का वैल्यू निकालना है, तो निकाल लिया 80 मीटर पर सेकेंड। देखिए संवेग में परिवर्तन की दर बल होता है, और संवेग में परिवर्तन यानी चेंज इन मोमेंटम हम इम्पल्स कहते हैं। आवेग मतलब क्या हुआ, इम्पल्स हो गया। फिर मैंने एक चीज और लिखा है, ठीक है, बार बार बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन, यानी द यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो क्या होगा, न्यूटन होगा। और सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, 10⁵ डाइन। रेगुलर यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो ये सारी बातें आपको एकदम समझ में आनी चाहिए। फिर से देख लीजिए एक बार सवाल, चूंकि सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, m का वैल्यू दिया हुआ है, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, t का वैल्यू दिया है, v निकालना है। तो डायरेक्ट v कैसे निकालेंगे, तो v बराबर क्या हो जाएगा, f इंटू टी बटे एम। ये शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। बल अगर दिया हुआ रहे तो डायरेक्ट वैल्यू क्या, v बराबर क्या होगा, f इंटू टी बटे एम। इसके आधार पर आप निकाल लीजिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें। हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, हेलिटोसिस। ये देखिए ये क्या होता है, सांस में दुर्गंध आना। याद रखिएगा, सांस में दुर्गंध किसकी वजह से आता है, दुर्गंध आएगा आपको, याद रखिएगा, दुर्गंध तो आएगा किसकी वजह से, तो पायरिया की वजह से। किसकी वजह से, पायरिया। पायरिया के कारण आपको सांस में दुर्गंध आता है। और ये पायरिया कहां से आता है, तो याद रखिएगा ये एंट अमीबा जिंजीवेलिस होता है। एंटोमबीवा एंटोमोबिया एंटोमबीबा जिंजीवेलिस जिंजीवेलिस, याद रखिए जिंजीवेलिस के कारण होता है। एंट अमीबा जिंजीवेलिस के कारण, एंट अमीबा जिंजीवेलिस के कारण यह होता है। याद रखिए किसके कारण होगा, एंटोमीबा जिंजीवेलिस। ये रेगुलर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सांस में दुर्गंध को हम क्या कहते हैं, तो हेलिटोसिस। याद रखिए इंग्लिश में हेलिटोसिस कहते हैं, हेलिटोसिस। अब देखिए रक्तचाप किसकी वजह से होता है, तो रक्तचाप कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि के कारण। कोलेस्टेरॉल में अगर आपको वृद्धि हो जाएगा, अभिषेक कुमार जी गुड इवनिंग, ठीक है, अभिषेक कुमार जी एकदम गुड इवनिंग आपका। तो यहां देखिए तो रक्तचाप किसकी वजह से, तो कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि के कारण होता है। कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि के कारण क्या होगा, रक्तचाप की बीमारी होती है। ध्यान में रखिए। आप लोग को दिख रहा है क्वेश्चन, कमेंट के जरिए बताइए, क्योंकि मुझे तो सामने जो बोर्ड है उस पर केवल 25 सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है। अभिषेक कुमार जी कमेंट कीजिए, मनज दत्ता जी कमेंट कीजिए जरा कि आपको दिख रहा है ये। ठीक है ना, तो हेलिटोटिस होगा, याद रखिएगा कि तो यहां देखिए मैं क्या बता रहा था कि सांस में दुर्गंध जो आ रहा है, बैड ब्रीथ, वो किसकी वजह से, तो पायरिया की वजह से आता है। और ये एंटोमीबा जिंजीवेलिस के कारण होता है। पायरिया का मुख्य कारण एंटोमीबा जिंजीवेलिस होता है। मैं बता रहा था आपको कि देखिए रक्तचाप, ब्लड प्रेशर क्यों होता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। होता क्या है कि हृदय जो आपका है वहां देख रहे हैं सब, आदित्य दत्ता जी, सुमंत कुमार जी, सबका स्वागत है, खूब अच्छे से करिए क्वेश्चन। तो मैं क्या बता रहा था कि देखिए धमनी और शिरा में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, किसकी मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, तो रक्त का प्रवाह जो है वो धीमा हो जाएगा, जिसके कारण आपको क्या होगा, तो रक्तचाप बढ़ जाता है। फ्लू क्या होता है, ये वायरल डिजीज है, ध्यान दीजिएगा, वायरस के कारण होता है। और इसमें आपका क्या प्रभावित होगा, नाक प्रभावित होगा, आपका थ्रोट प्रभावित होगा, और सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आपको क्या होगा, स्वाइन फ्लू,
स्वाइन फ्लू आपको पता होगा, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू किसकी वजह से? तो बर्ड फ्लू बार बार क्वेश्चन पूछता है, बर्ड फ्लू किसकी वजह से? तो H5N1 वायरस के कारण, जबकि स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के कारण, H1N1 ये रेगुलर पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो बर्ड फ्लू किसकी वजह से? H5N1 की वजह से। और स्वाइन फ्लू किसकी वजह से? तो H1N1। और सिर दर्द के बहुत सारे कारक हो सकते हैं जनरली। ठीक है, आपको आपके देखने में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, यानी आंख का प्रॉब्लम से भी सर दर्द करता है। तो आंख की बीमारी होती है, बहुत सारी बीमारियां आती हैं जिसके कारण आपका क्या होगा? सर दर्द करता है। सर दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने बहुत सारा कुछ लिखा होगा इसमें। देखिए क्या, सांस या मुंह से दुर्गंध आना हेलिटोटिस होता है। यह सामान्यतः पायरिया के कारण होता है, या एंटीमेवा जिंजिबिलिस के कारण होता है, फ्लू वायरस के कारण होता है, या फेफड़ा नाक, फेफड़ा मतलब क्या होगा? आपका जो फेफड़ा है उसको प्रभावित करेगा, नाक को प्रभावित करेगा और गला को। याद रखिए कि फेफड़ा का यूनिट मैंने आपको बताया है कि एल्वियोली होता है। क्या होता है? एल्वियोली होता है, और यही रक्त में ऑक्सीजन को मिलाता है। जैसे ही फेफड़ा आपका प्रभावित होगा तो फेफड़ा में क्या होगा कि छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, फ्लू होने पर, और ये सबसे ज्यादा इसी को प्रभावित करेगा। तो ध्यान में रखना है आपको। तो नाक गला सबको संक्रमित करेगा। रक्तचाप कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि के कारण होता है। और याद रखिए यहां पर दो चीजें आपको कोलेस्ट्रॉल में जाननी चाहिए जो रेगुलर पूछा जाता है। एक पूछा जाएगा एलडीएल। एलडीएल, ठीक है, एलडीएल क्या होता है? तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, और ये एलडीएल, और एक होता है एचडीएल। ये देखिए, कहेगा कि कौन कोलेस्ट्रॉल अच्छा? तो ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है ये अच्छा वसा होगा। कौन सा वसा होगा? अच्छा वसा होता है। याद रखिएगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन होता है? तो ये मत समझिएगा कि सर जो है बता रहे हैं कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जो मैं बता रहा था आपको कि ये देखिए एचडीएल को हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जबकि एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। याद रखिएगा, खराब कोलेस्ट्रॉल। और अगर ये बढ़ जाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल होगा, अगर ये बढ़ जाता है तो आपके को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, यानी आपका हार्ट अटैक आना एकदम तय है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि एलडीएल और एचडीएल में कौन अच्छा कोलेस्ट्रॉल है? तो याद रखिए एचडीएल, ना कि एलडीएल। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक पदार्थों, ध्यान दीजिएगा जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि दो या दो से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण क्या कहलाएगा? तो विलयन कहलाएगा। ध्यान देना है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को हम सॉल्यूशन कहते हैं। क्यों भाई? तो सॉल्यूशन को समांगी मिश्रण कहा जाता है। याद रखिए, समांगी मिश्रण, होमोजीनस मिक्सचर कहेंगे, समांगी मिश्रण कहते हैं। और जब भी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो विलयन के दो भाग, कितने भाग? दो भाग। विलयन के दो भाग होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है दो भाग, एक भाग होता है कौन? एक भाग होता है विलायक। विलायक इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, जिसकी मात्रा अधिक हो। और दूसरा होता है सॉल्यूट। क्या होगा? विलय, यानी सॉल्यूट होता है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलकर के क्या बनाता है? विलयन बनाता है। जबकि देखिए विलयन के कणों को ध्यान रखना है कि विलयन के कणों को, कण का आकार कितना होगा? विलयन में कणों का आकार ध्यान दीजिएगा, ये होता है कितना? तो 10⁻⁹ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। कितना होगा? 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। इसे आप, ठीक है, नेकेड आई के थ्रू भी नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई के थ्रू भी आप नहीं देख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या होगा कि ये कोलाइड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलाइड जो है, ध्यान दीजिएगा, कोलाइड जो हमारा होता है, कोलाइड, COLLOID, कोलाइड क्या होता है? तो दो पदार्थों का, ठीक है, दो पदार्थों का मिश्रण होता है। ये परिक्षेपित, इसके दो भाग होंगे। एक होगा परिक्षेपित, ठीक है, परिक्षेपित माध्यम यानी डिस्पर्स्ड मीडियम, ठीक है, मनस दत्ता जी, ये क्या होगा? डिस्पर्स्ड मीडियम। और दूसरा होता है परिक्षेपित कण, परिक्षेपित कण यानी डिस्पर्स्ड पार्टिकल होगा। यानी आपको कोलाइड के कितने भाग? तो दो भाग। कौन कौन? परिक्षेपित माध्यम और परिक्षेपित कण। और इसके कणों का आकार, ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कणों को आप किससे? सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। कणों का आकार होगा कितना? तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से ले लीजिए, और
10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है। और ये भी ध्यान में रखना है कि आपका दूध पायस कोलाइड है। दूध क्या है? पायस कोलाइड है। ये रेगुलर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि दूध कौन सा कोलाइड, तो पायस कोलाइड है। फिर देखिए क्वेश्चन यहां पर ये पूछेगा कि रक्त कौन सा कोलाइड, तो सोल कोलाइड। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि रक्त कौन सा कोलाइड, तो सोल कोलाइड। ठीक है, फिर देखिए दूध कौन सा, तो पायस कोलाइड। बादल कोहरा मैंने पहले ही बताया एरोसोल कोलाइड होता है। फिर मैंने आपको याद होगा एक दिन बताया था कि बताया था कि मक्खन मक्खन पनीर ये सब जेल कोलाइड होता है। तो ये रेगुलर यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि मक्खन कौन सा कोलाइड, तो मक्खन और पनीर दोनों जेल कोलाइड होता है। जेल कोलाइड, जेल 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 कोलाइड होगा। तो ये बातें ध्यान में रखिए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, सॉल्यूशन या विलय कहेंगे। अब देखिए यहाँ निलंबन है, तो निलंबन क्या होता है, तो निलंबन जो पदार्थ जो है हम उसको नहीं देख पाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसको किसी भी तरह से आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब देख सकते हैं इसके पदार्थ, इसके कणों को आप देख सकते हैं। और इसके कणों का आकार कितना होता है, 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻³ सेंटीमीटर के बीच होता है। नंगी आंखों से, नेकेड आई से आप देख सकते हैं। जैसे पानी में पानी में क्या पानी गंदा पानी है, तो गंदा पानी में देखिएगा कि बालू के कण आपको दिखाई देंगे। तो ये क्या है, निलंबन है। बच्चे का बहुत सारा आपको लिक्विड आता है, दवाई आता है मार्केट में, तो उसको देखिएगा लिखा होगा सस्पेंशन, मिला के ही बच्चों को पिलाएं। तो सिरप जो है, मतलब चाइल्ड का मेडिसिन सिरप जो है वो किस क्या होता है, तो सस्पेंशन होता है। तो ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। और मिश्र धातु भी एक समांगी मिश्रण है। कोलाइड मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोलाइड क्या है, परिक्षेपित माध्यम और परिक्षेपित कण है। और दूध जो है ये पायस कोलाइड होता है। बादल एरोसोल कोलाइड, ये देखिए बादल और कोहरा एरोसोल कोलाइड। याद रखिएगा मेरी बात को, ये क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है कि दूध कौन सा कोलाइड, तो पायस इमल्सन बोलते हैं। और रक्त कौन सा कोलाइड, तो सोल कोलाइड होता है। रक्त कौन सा कोलाइड, सोल कोलाइड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। चलिए देखिए क्या है। जब किसी वस्तु को की ध्वनि, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि के चाल से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो देखिए ठीक है क्या बोलेंगे, सुपरसोनिक वस्तु बोलेंगे। कौन सा वस्तु बोलेंगे, सुपरसोनिक। और अगर कम होगा तो सब सोनिक बोलेंगे। ठीक है, यहां देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, मैक संख्या, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं मैक नंबर। क्या होता है मैक संख्या, मैक संख्या होता है कि वस्तु की चाल बट ध्वनि की चाल, वस्तु की चाल बट ध्वनि की चाल को हम क्या कहेंगे, मैक संख्या बोलेंगे। ध्वनि की चाल, इसको मैक संख्या बोलते हैं। और ये ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी बट वेलोसिटी ऑफ साउंड को मैक संख्या कहा जाता है। अब देखिए मैक संख्या, यदि बार बार मैं बताता हूं, मैक संख्या अगर क्या होगा, एक से कम होगा तो वस्तु क्या होगा, वस्तु वस्तु होगा सब सोनिक। क्या होगा, सब सोनिक, सब ध्वनिक हिंदी में कहते हैं। और अगर क्या होगा कि एक के बराबर हो जाए तो सोनिक वस्तु, ध्वनिक वस्तु कहलाएगा। अगर 1 से 5 के बीच में हो तो इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सुपर सोनिक बोलेंगे, सुपर सोनिक। अगर ठीक है आपको 5 से 10 के बीच में हो तो इसको हाइपरसोनिक कहा जाता है। क्या कहेंगे, हाइपरसोनिक कहा जाएगा। तो हाइपरसोनिक क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, पहले से सेट किया हुआ है। तो ये सुपरसोनिक है, ध्यान दीजिएगा सुपरसोनिक होगा। इंफ्रासोनिक किसको बोलेंगे, तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज आवृत्ति की ध्वनि को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, तो श्रव्य ध्वनि। याद रखिएगा ऑडिबल साउंड बोला जाता है, श्रव्य ध्वनि कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और 20 हर्ज से अगर कम होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, 20 हर्ज से अगर कम हो गया तो इसी को बोलते हैं अवश्रव या इंफ्रासोनिक्स कहा जाता है। क्या कहेंगे, अवश्रव या इंफ्रासोनिक्स कहेंगे। तो भाई लोग क्या बता रहा हूं मैं कि ध्वनि ध्वनि अगर क्या हो जाएगा कि ध्वनि की चाल अगर ध्यान में रखिएगा कि 20 हर्ज से कम होगा तो उसे हम बोलते हैं अवश्रव्य ध्वनि। अब 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज के बीच हो तो श्रव्य ध्वनि, और 20,000 हर्ज से अधिक हो जाए यानी 20 किलो हर्ज से अधिक हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे ध्यान में रखिएगा अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, टफ नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे सुपरसोनिक बोलते हैं। और मैक संख्या,
याद रखिएगा, वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल। अभी मैंने बताया कि मैक संख्या लेस देन 1 होगा तो सबसोनिक वस्तु, अगर बराबर 1 हो जाए तो क्या होगा, सोनिक वस्तु, अगर क्या हो जाएगा 1 से 5 के बीच में हो तो क्या कहेंगे, सुपरसोनिक। और ध्यान में रखिएगा, यदि वस्तु सुपरसोनिक के रूप में गमन करता है, सुपरसोनिक के रूप में गमन करता है, तो इफ बॉडी मूव्स लाइक ए सुपरसोनिक, तो गमन करता है तो अपने पीछे की ओर, तो पीछे की ओर क्या छोड़ेगा, पीछे की ओर, ठीक है, आपको तरंग छोड़ता है। याद रखिए, तरंग छोड़ता है, और इस तरंग को हम बोलते हैं क्या, शॉक वेव्स। इसे शॉक वेव्स कहा जाता है। बार बार ये भी पूछा जाता है, शॉक वेव्स या प्रघाती तरंग कहा जाएगा, शॉक वेव्स कहते हैं, प्रघाती तरंग कहते हैं। और ये डेंजरस होता है, काफी ज्यादा डेंजरस होगा। और जैसे ही भवन से टकराएगा प्रघाती तरंग बोलेंगे, और यह तरंग जैसे ही भवन से टकराता है या किसी बिल्डिंग से टकराएगा या किसी पक्षी से टकराएगा तो उसको क्या करेगा, उस पर प्रभाव डालेगा, आपको उसको तोड़ देगा। याद रखिएगा, भवन से टकराएगा तोड़ देगा। यहां देख लीजिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि एक कण ए आयाम की सरल आवर्त गति कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, एक ए आयाम की सरल आवर्त गति कर रहा है, माध्य से किस दूरी पर, किसी दूरी पर इसकी गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो भाई साहब सबसे पहले देख लेते हैं, ये एसएचएम है, ये बॉडी है, ये गति कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो जब भी एसएचएम करेगा तो आपको पता है कि इस स्थिति में, यानी माध्य स्थिति हो गया, और माध्य स्थिति में क्या होता है, केवल इसमें काइनेटिक एनर्जी हो, क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। और जब महत्तम स्थिति पर पहुंचेगा, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा, मीन पोजीशन पे इट कंटेन्स ओनली काइनेटिक एनर्जी, व्हेन इट मूव्स टू एक्सट्रीम पोजीशन, ये देखिए महत्तम स्थिति है, यहां पर जब पहुंचेगा तो यहां पर इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, और मैक्सिमम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जीरो हो जाता है। अब देखिए, ठीक है, एसएचएम करते कण की गतिज ऊर्जा, एसएचएम करते कण की गतिज ऊर्जा, करते कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा क्या होगा भाई जी, गतिज ऊर्जा। याद रखिए, देखिए क्या होता है, तो भाई साहब यहां देख लीजिए, जब भी गतिज ऊर्जा करेगा तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जब भी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो 1/2 क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है, क्योंकि वहां पर माध्य स्थिति पर क्या होता है कि आपको काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस क्या होगा, आपको ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो ये निकाल लीजिए, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। तो दोनों को बराबर कर देते हैं। कह रहा है क्या, क्वेश्चन में ही कह रहा है कि भाई साहब हमारा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। ए आयाम है, यहाँ ए आयाम होगा, वाई क्या होगा, विस्थापन है, वाई क्या है, विस्थापन है। तो दोनों को बराबर कर दीजिए, दोनों को बराबर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस क्या हो गया आपको 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कीजिए, तो 1/2 m ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको इधर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो ये और ये कट गया, क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर, 2y स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, यहां से y निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बटे क्या कर दीजिए 2 का रूट अंडर, ए स्क्वायर बटे 2 का रूट अंडर, या ए बटे क्या 1.414। जब इसको हल करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 0.71 ए आ जाएगा। तो भाई साहब आंसर क्या होगा 0.71 ए। तो मैं क्या बता रहा हूं, जरा मेरी बात को समझिएगा आप लोग, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने आपको बनाया भी है, जरा इसको पहले देख लेते हैं। क्या है काइनेटिक एनर्जी, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा कितना होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, जहां क्या है m द्रव्यमान है, ये ओमेगा कोणीय वेग है, वाई विस्थापन है, जबकि सरल आवर्त गति करते कण की गतिज ऊर्जा। तो मेरी बात समझिए क्या मैं बता रहा हूं, ये देखिए ये आपको क्या है, सिंपल पेंडुलम है, पेंडुलम है, ये गति कर रहा है। तो इस स्थिति में केवल आपको काइनेटिक एनर्जी होगा। जब ये यहां से यहां जाएगा तो यहां केवल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। जब भी काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा जरा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। और यहां पर मैंने आपको क्या बताया, पोटेंशियल एनर्जी, तो मैक्सिमम पोजीशन पे ही पोटेंशियल एनर्जी होता है जब वाई होगा। तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी होगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और वाई स्क्वायर। तो भाई साहब ये दोनों कह रहे बराबर होगा, तो बराबर किस पोजीशन पे होगा, तो दोनों को मैंने बराबर कर लिया और ए का मान निकल गया कितना, तो बोलते हैं y का मान निकल गया कितना, तो 0.71, ठीक है, ए। तो 0.71 ए पर आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखिए लिखने दीजिए एकदम, शॉक बूम एकदम लिखिए बाबू, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, तो वहां देख लीजिए ना आप लोग, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, उस आप लिख सकते हैं, अपलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिए। शॉक बूम बोलते हैं, शॉक बूम कहा जाता है। और प्रघाती तरंग हिंदी में क्या होता है, प्रघाती तरंग होता है। तो ये पहले समझिए, इसको क्लियर करिए, कंसेप्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन यहां पर ये पूछेगा कि सरल आवर्त गति में कहां पर काइनेटिक एनर्जी महत्तम होगा, तो मीन पोजीशन पर। कहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर। कहां वेग महत्तम होगा, तो मीन पोजीशन पर। कहां आपको क्या होगा, वेग शून्य होगा, तो ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। तो माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगा, जबकि महत्तम स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगा, वहां गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा। और माध्य स्थिति पर क्या होगा, आपको पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो ये बातें ध्यान में रखिए। चलिए, तो समझा भी दिया मैंने, एक एक करके बातें बताई, ठीक है, और एक एक करके मैंने क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो ये देखिए y का मान क्या निकल गया 0.719, ठीक है, ए हो जाएगा, क्या होगा, ए हो जाएगा। तो ये बातें क्लियर है और खूब अच्छे तरीके से इसको देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है हमारा, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, गैस उत्पन्न करता है। तो सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस उत्पन्न करेगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। कौन सा गैस, हाँ, आलोक रंजन प्रसाद जी, जो हम लिख रहे हैं, जो आप खुद लिखे एकदम लिखिए, आदित्य दत्ता जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और लिखिए उसको और मजा आएगा। हाँ, आलोक रंजन प्रसाद जी, आप जो है जहां से क्वेश्चन डाउनलोड करते हैं उसी के साथ आपको आंसर भी अपलोड किया जाता है। तो उसको मैंने खुद डाउनलोड किया है, तो आप एकदम देखिए, बड़ा मजा आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करें। देखिए सभी अम्ल धातुओं, ये मान लीजिए सोडियम है, ये मान लीजिए मैग्नीशियम है, तो इसको हम अभिक्रिया करवा रहे हैं किससे, HCl से अभिक्रिया करवा दीजिए। तो क्या होगा, तो ये देखिए 2Na, तो यहां देख लीजिएगा ये बन गया, क्या बन गया, तो इसके केस में 2NaCl बन गया और ये H2 गैस बाहर निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। और ये मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो यहां पर मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। तो मेरा कहना क्या है कि जब भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो वह हमेशा कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा, एकदम ध्यान में रखिए। अब देखिए, जब धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता अम्ल तो कौन सा गैस निकालता, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको मैंने खूब अच्छे तरीके से बताया है, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी अगर इसको समझ लेते हैं, ठीक है। मनस दत्ता जी, ठीक है, आलोक रंजन प्रसाद जी और आदित्य दत्ता जी, आप जो है थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कितना मस्त चीज है ये। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया कर कौन सा गैस देगा, H2 गैस देगा। अम्ल क्या कर रहा है, धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और H2 गैस देता है। यही तो क्वेश्चन था, यही आपको क्वेश्चन था अभी, ठीक है। इसको मैंने एकदम शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है,
अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा जल बनाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछता है। अम्ल किससे अभिक्रिया कर रहा है? धातु से अभिक्रिया कर रहा है तो लवण और हाइड्रोजन गैस। अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस। अम्ल धातु के कार्बोनेट या बायकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा, लवण, जल और CO2 गैस उत्पन्न करेगा। धातु अम्ल धातु के हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा जल बनाएगा। एकदम याद रखना है कि अम्ल जब किससे, धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस। अम्ल जब धातु के कार्बोनेट या बायकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। याद रखिएगा, इसको बार बार पूछा जाता है। और अम्ल जब धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा, क्योंकि आपको पता है धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षार जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, और यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो इसको एकदम केयर करके रखिएगा, याद करके रखिएगा, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग करते हैं? तो पनडुब्बी सबमेरीन। आपको पता है कि आर्किमिडीज ने प्लवन का सिद्धांत दिया था। क्या, कौन सा सिद्धांत? प्लवन का। आर्किमिडीज ने प्लवन का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? प्लवन का सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा, इसको सिद्धांत दिया था। तो आर्किमिडीज ने कौन सा सिद्धांत दिया? प्लवन का। अब जरा मेरी बात को समझिएगा, ठीक है भाई लोग, यहां एकदम ध्यान से समझिए, कंसेप्ट समझिए क्या कह रहा है। तो यदि वस्तु का भार, वस्तु का भार कर दीजिए, वस्तु का, ठीक है, इफ द वेट ऑफ द बॉडी, यदि वस्तु का भार W1, कितना है? W1, ठीक है। और आभासी भार, ध्यान दीजिएगा, आभासी भार, या ये कीजिए जल में भार, जल में भार डाल दीजिए, जल में या द्रव में डाल देंगे, भार क्या हो गया? W1। तो आभासी भार कितना होगा? W1 माइनस W2। ध्यान दीजिएगा जरा, आभासी भार ये यदि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर हो, वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव का भार हो, विस्थापित द्रव का भार, तो क्या होगा? वस्तु प्लवन करेगा। वस्तु क्या करेगा? प्लवन करेगा। ध्यान देना है मेरी बात को। यदि वस्तु का भार क्या हो? W1, ठीक है, इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज W1 और वेट ऑफ, ठीक है, बॉडी इन जल में भार, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर क्या होगा? W2 हो। कितना हो? W2। तो आभासी भार कितना हुआ? W1 माइनस W2। यदि यह दीपक कुमार जी, बात करेंगे हम बाद में, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यदि वस्तु का भार कितना हो? W1, जल में भार W2, तो वस्तु आभासी भार निकालिए W1 माइनस W2। यह यदि वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर हो जाए तो वस्तु क्या करेगा? प्लवन करेगा। यही तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। क्या मैंने यहां बताया आपको कि यदि वस्तु का भार W1 और द्रव में भार या जल में भार W2, तो दोनों को घटा लीजिए, W1 माइनस W2। ये यदि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव यानी, ठीक है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर हो रहा है तो वस्तु क्या करेगा? प्लवन करेगा। तो किसका सिद्धांत हो गया? ये पनडुब्बी का सिद्धांत हो गया। इसी सिद्धांत पर पनडुब्बी काम कर रहा है। यहां देखिए, हवाई जहाज किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर। बार बार क्वेश्चन पूछेगा, बर्नौली के सिद्धांत पर हवाई जहाज काम करेगा। और आपका जो ट्रक है या कार है या ट्रक है, ये दाब के सिद्धांत पर काम करेगा। किस सिद्धांत पर? दाब का। देखिएगा कि ट्रक का पिछला चक्का जो है काफी मोटा बनाया जाता है। क्यों मोटा बनाया जाता है? क्योंकि ठीक है, दाब क्या होगा? अगर एरिया ज्यादा तो दाब का मान कम होता है, एरिया ज्यादा तो दाब का मान क्या होगा? कम होगा। इसलिए ऐसा काम किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? पनडुब्बी का निर्माण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ट्रक का निर्माण दाब के सिद्धांत पर। वही बात मैंने लिखा है। भारत का प्रथम स्वदेशी पनडुब्बी कौन है? INS साल्की है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि ग्रुप डी में और NTPC दोनों जगह पूछा हुआ है। भारत का प्रथम, ठीक है, परमाणु पनडुब्बी, प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन है भाई? परमाणु पनडुब्बी है कौन? अरिहंत।
लिख लीजिएगा इसको। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी अरिहंत, स्वदेशी निर्मित है। अरिहंत, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखा जाएगा दीपक कुमार जी, ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। चलिए हम लोग पीछे क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी अरिहंत है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? भाई कॉर्क जो है वो क्वेकस सिडरस, याद रखिएगा, क्वेकस सिडरस नामक पौधे से प्राप्त होता है। ये देखिए सिडरस अलग चीज है, ठीक है, चीड़ का पेड़ है। डलबर्जिया, ये देखिए डलबर्जिया, कल बच्चों ने बताया था कि थोड़ा सा बायोलॉजी का क्वेश्चन डालिए, तो ये डाला गया है बायोलॉजी का क्वेश्चन। डलबर्जिया, तो डलबर्जिया मतलब शीशम होता है, क्या होगा? शीशम होता है। अर्जिमोन, अर्जिमोन क्या होता है? एक प्रकार का पदार्थ होता है जो, ठीक है, तेल के समान, सरसों तेल के समान होता है। सरसों तेल में डाला जाता है, सरसों तेल में डाला जाता है। और अगर सरसों तेल में डाला जाएगा तो क्या होगा? डाला जाता है और डाला जाएगा तो क्या होगा? सरसों तेल के समान होता है, तो ड्रॉप्सी रोग हो जाता है। और कई बार भारत में देखिएगा कि जमाखोर जो है वो ये काम करते हैं, तो ड्रॉप्सी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होगा? ड्रॉप्सी रोग होगा। तो कॉर्क, कॉर्क का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? तो बोतल को बंद करने में करते हैं। और यह क्या है, आपको यह ध्यान में रखिएगा कि क्वेकस सिडरस से प्राप्त होता है। अर्जिमोन से एक विशेष प्रकार का तेल प्राप्त होता है जो सरसों के समान, सरसों के तेल के समान होता है। और जमाखोर या मिलावटी करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? उसको सरसों के तेल में डालेगा, जिससे कौन सा रोग हो गया? ड्रॉप्सी रोग हो जाता है। तो ये देख लीजिए मैंने क्या किया है। कॉर्क क्वेकस सिडरस पेड़ से प्राप्त होता है। सिडरस देवदार का पेड़ है। किसका पेड़ है? देवदार का, ये भी याद रखिएगा। डलबर्जिया शीशम का पेड़ है। अर्जिमोन कटेली झाड़ियां होती है, इससे प्राप्त बीजों को सरसों के तेल में मिलाने पर ड्रॉप्सी रोग होता है। ये जमाखोर करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके, ठीक है, ग्रुप डी में, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि बोर सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहता है? देखिए बोर ने 1913 में अपना परमाणु सिद्धांत दिया। किसके आधार पर? बोर ने 1913 में परमाणु सिद्धांत दिया, याद रखिएगा, परमाणु परमाणु मॉडल दिया, परमाणु मॉडल दिया। किसने दिया? तो बोर ने दिया। कब दिया? तो 1913 में दिया। और ध्यान में रखिए कि ये, ठीक है, तीन चीज बताते हैं बोर साहब। पहला चीज बताए एस्थेटिक कक्षा का सिद्धांत, याद रखिएगा, स्टेशनरी ऑर्बिट का सिद्धांत, एस्थेटिक कक्षा का सिद्धांत दिया। दूसरा कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत दिया, ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण। और तीसरा सिद्धांत दिया, कौन सा? तो तीसरा दिया, ठीक है, ऊर्जा के उत्सर्जन और अवशोषण का सिद्धांत, ऊर्जा के उत्सर्जन और कौन? अवशोषण सिद्धांत दिया, सिद्धांत दिया। तो ध्यान में रखिएगा कि, ठीक है, बोर ने किसने सिद्धांत दिए? तो तीन सिद्धांत दिए। कौन कौन? तो बोर ने 1913 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके तीन प्रमुख सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत एस्थेटिक कक्षा, क्या कहा इन्होंने? कहा कि देखिए इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसकी कुल ऊर्जा और त्रिज्या नियत होती है। ऐसे कक्षा को हम एस्थेटिक कक्षा कहते हैं। फिर इन्होंने बताया कि देखिए यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो उसका कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। कुल कोणीय संवेग क्या होगा? संरक्षित रहता है। कुल कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत दिया। तो ये इन्होंने बताया। और तीसरा दिया कि ऊर्जा के उत्सर्जन या अवशोषण सिद्धांत दिया, यानी यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा क्षेत्र से निम्न ऊर्जा में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन, और निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तो याद रखिए यहां से क्या होगा? कोणीय संवेग संरक्षण होगा। तो बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके सिद्धांत दिया और इसमें क्या होगा? कोणीय संवेग संरक्षण रहेगा। और याद रखिएगा कोणीय संवेग संरक्षण का मतलब हो गया MVR बराबर क्या होगा? NH/2π होता है। तो ये किसने दिया? तो बोर ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लीजिए क्या कह रहा है कि बोर सिद्धांत के अनुसार कोणीय संवेग संरक्षित रहता है और बोर के सिद्धांत से MVR बराबर क्या होगा? NH/2π। बोर का परमाणु सिद्धांत प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बोर का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है? तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का पर आधारित है। एक चीज और जान लेना चाहिए कि बोर ने, आपको ध्यान में रखिएगा कि बोर ने, ठीक है, बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी बताया था। कौन सा स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम
के बारे में बताया, के बारे में बताया था। ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में किसने बताया था, तो बोर ने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है? तो आंतरिक अंग कौन हो गया? यकृत हो गया। याद रखिएगा कि यकृत, ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, सबसे बड़ा अंग कौन? तो त्वचा। लेकिन आंतरिक अंग की बात करेगा तो क्या होगा? यकृत। मानव शरीर का यकृत सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग, ठीक है, ये आंतरिक अंग है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय क्या होता है? पैनक्रियाज होता है। और अग्नाशय क्या होगा? तो ये मिश्रित ग्रंथि है, यानी आपको एक ही मिश्रित ग्रंथि होती है, जो क्या होगा? कौन है? अग्नाशय है। क्योंकि यहां से एंजाइम और हार्मोन दोनों का सेक्रेशन होता है। एंजाइम और हार्मोन क्या होगा? दोनों का सेक्रेशन होता है। तो अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है, जिससे एंजाइम और हार्मोन दोनों का सेक्रेशन होता है। तो ध्यान में रखिएगा, अग्नाशय कौन सी ग्रंथि? सर लिखने का टाइम दीजिए, एकदम मैं दे रहा हूं। आदित्य दत्ता जी लिखिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा हो गया, यकृत सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, और यह क्या करेगा? एंजाइम और हार्मोन स्रावित करता है, ठीक है। और यहीं से आपको क्या होगा? आपको पता है कि हार्मोन में क्या सेक्रेट होता है? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन सेक्रेट होगा? इंसुलिन। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि इंसुलिन कहां से सेक्रेट, तो इंसुलिन सेक्रेट होता है कहां से? तो अग्नाशय से सेक्रेट होता है। और एंजाइम, कौन सा एंजाइम सेक्रेट होगा? टीएल, टेल, ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज, ये एंजाइम सेक्रेट होता है। तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हृदय, हृदय जो है, तो ये रक्त, रक्त रक्त का परिवहन करने में आवश्यक होता है, रक्त का परिवहन करेगा। और किडनी, ये क्या है? उत्सर्जन अंग है। कौन सा अंग है? उत्सर्जन अंग होता है। लिख लीजिएगा इसको। हाँ, कह रहा है आदित्य 19 नंबर वाला छूट गया है। तो 19 नंबर अभी पहुंचे कहाँ है? आदित्य दत्ता जी कहाँ पहुंचे हैं अभी? 19 नंबर, 19 नंबर पहुंचने दीजिए। 9 नंबर छूट गया, ये बोलिए। तो 9 नंबर में आपको मैंने क्या बताया था कि कॉर्क जो है क्वेकस सिड्रस से प्राप्त होता है। सिड्रस देवदार का पेड़ है, डलबर्जिया शीशम का पेड़ है। अर्जिमोन से क्या होगा? आपको सरसों प्राप्त होता है। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि, याद रखिए, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड, थायराइड होता है, ये देखिए यहां पर थायराइड पाया जाता है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होगा? तो पिट्यूटरी होगा, ठीक है, पीयूष ग्रंथि होगा। चलिए, तो देख लीजिए इसको, ठीक है, बोर वाला भी। और 9 नंबर, 10 नंबर हो गया, 11 नंबर हो गया। अब ये 12 नंबर पर, हम 11 नंबर पर देखिए मैंने क्या लिखा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है? यकृत है। और यह पित्त रस का श्रवण करता है। याद रखिएगा, कौन सा रस का श्रवण करेगा? पित्त रस का, जो वसा का पायसीकरण में सहायक होता है। तो वसा के पायसीकरण के लिए 19 नंबर, सर 19 नंबर कहां पर आया है? 10 नंबर, तो 10 नंबर देखिए ना, ये तो मैंने बताया था कि बोर सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहता है। तो बोर ने 1913 में परमाणु मॉडल दिया, यहाँ स्थिति कक्षा, कोणीय संवेग और ऊर्जा के उत्सर्जन पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देख लीजिए कि यकृत में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है, और अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करता है? तो याद रखिए, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। यहां देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग क्या होगा? तो पहला उपयोग होगा किसमें? पहला उपयोग होगा दंत चिकित्सक के द्वारा।
मैं बता दूंगा आपको। दंत चिकित्सक यूज करेगा। फिर देखिए, ठीक है, आपको अग्रदीप में यूज होता है, ठीक है, सोलर कुकर में यूज होगा, सोलर कुकर। और किस में होगा, तो हेडलाइट में, गाड़ी में हेडलाइट में, ठीक है, सेविंग मिरर में, इस जगह पर यूज होता है, ठीक है, सेविंग मिरर में यूज होगा। तो दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करेगा, अवतल दर्पण का। और देखिए, ये अवतल दर्पण में कहां रहेगा वस्तु, तो ये वस्तु रहेगा आपको ध्रुव और फोकस के बीच। ये ध्रुव हो गया, तो ये फोकस हो गया, इसके बीच में रहेगा। अब देखिए, यहां से चला प्रकाश की किरण, फोकस से गुजर गया, ठीक है, और ये एक प्रकाश की किरण कहां से गुजरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा और वापस चला जाएगा। तो ये आगे बढ़ा दीजिए, ये देखिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां देख लीजिए क्या मैं बता रहा हूं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है वो क्या होगा, साइड मिरर में सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है। समतल दर्पण दो जगह बहुत ज्यादा यूज होता है, एक तो पेरिस्कोप में, क्या होगा, पेरिस्कोप में, और दूसरा होता है कैलिडोस्कोप में, कैलिडोस्कोप में प्रयोग होगा, ठीक है, याद रखिए। एक तो पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप हम लोग क्या करते हैं कि नदी तल के अंदर से बाहर देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, यहां देख लीजिए, दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। इसमें दांतों को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, जिससे वस्तु का आभासी, वस्तु से आवर्धित तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, याद रखना है इसको। ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा कि अम्लीय विलयन फिनोप्थेलिन का रंग कैसा करता है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा जरा, अम्ल और अम्ल, अम्ल देखिए, ध्यान देना है आपको। ये है आपका अम्ल का अलग अलग रूप। देखिए क्या कर रहे हैं, तो पहले तो नीला लिटमस, नीला लिटमस, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देता है, ठीक है। फिर देखिए, फिर आ जाते हैं क्या, तो फिर आ जाइए, एक और लेते हैं, जैसे अम्ल जो है, ठीक है, इसको मिथाइल ऑरेंज को, मिथाइल ऑरेंज को, मिथाइल ऑरेंज को, इसको भी क्या कर देगा, लाल करेगा, याद रखिएगा, ऑरेंज को लाल करेगा। और अंत में आ जाइए फेनोप्थेलिन, कौन आ जाइए, फेनोप्थेलिन, 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 फेनोप्थेलिन को रंगहीन कर देता है। क्या करेगा, रंगहीन, याद रखना है इसको, रंगहीन करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देगा, लाल कर देगा। और ठीक है, हाँ, मनस दत्ता जी, सोलर कुकर में, सोलर कुकर जो होता है ना, उसमें यूज किया जाता है, ठीक है, और रंगहीन कर देगा। ये देखिए, क्षार जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल किया था, यहां देखिए लाल लिटमस पत्र को ये क्या कर देगा, लाल लिटमस को क्या कर देगा, आपको नीला करेगा। ध्यान रखिएगा, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, नीला करेगा, बेलन होता है। और क्षार मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देगा, और फिनोप्थेलिन को गुलाबी कर देगा। ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि अम्ल, अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देगा, और फिनोप्थेलिन को रंगहीन करेगा। जबकि क्षार जो होता है या क्षारक जो होता है वो क्या करेगा, तो वो ठीक है क्या करेगा, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देगा, और फिनोप्थेलिन को गुलाबी कर देता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। चलिए देखते हैं क्या मैंने कहा है कि अम्लीय विलयन में फिनोप्थेलिन का रंग क्या होगा, रंगहीन हो जाता है। यहां देखिए सूचक, नीला लिटमस पत्र क्या करेगा, अम्लीय विलयन में लाल हो जाएगा। लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता, ध्यान में रखना है। मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देगा, और हल्दी अम्लीय माध्यम में क्या होगा, पीला ही रहता है। अम्लीय माध्यम में क्या होगा, पीला रहेगा। तो एकदम इसको केयर करके रखिएगा। तो आंसर देख लीजिए क्या होगा हमारा, ठीक है, आंसर देखिए इधर क्या होगा, फिनोप्थेलिन, अम्लीय विलयन में फिनोप्थेलिन क्या होगा, रंगहीन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ये देखिए, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, दही दूध में। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाएगा, तो दही और दूध में। लैक्टिक अम्ल दही और दूध में, आपको कौन सा अम्ल होगा, तो दूध में। और आपको पता होगा कि मनुष्य अगर दौड़ता है, थक जाता है, तो उसके मांसपेशियों में क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। स्ट्रीट लाइट में भी, उत्तल दर्पण का दीपक कुमार जी, स्ट्रीट लाइट में भी हम लोग क्या करते हैं, तो आपको प्रयोग करेंगे किसका, तो प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का।
तो दही दूध हो गया। साइट्रिक अम्ल क्या होगा, नींबू। और सैलिसिलिक अम्ल ध्यान रखिएगा, सैलिसिलिक अम्ल एस्पिरिन में होता है और टार्टेरिक अम्ल इमली में। तो इसमें क्या सही हो गया, तो केवल डी नंबर सही होगा। टार्टेरिक अम्ल किसमें होगा, इमली में। लैक्टिक अम्ल आपको दही और दूध में, साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है और सैलिसिलिक अम्ल एस्पिरिन में होता है। यहां देखिए मैंने बहुत सारे अम्ल के विषय में बताया होगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है, बहुत सारा अम्ल के बारे में बताया है। देखिए लैक्टिक अम्ल दूध या दही में, साइट्रिक अम्ल खट्टे फल या नींबू में, सैलिसिलिक अम्ल ये बार बार क्वेश्चन पूछेगा आपको, सैलिसिलिक अम्ल एस्पिरिन में, और तेल में ओलिक अम्ल, और इमली में टार्टेरिक अम्ल, नारियल तेल में पामिटिक अम्ल। सबको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नारियल तेल में क्या होगा, शुभम कुमार सैनिक जी। देखिए शुभम कुमार सैनिक जी, आपको ऑलरेडी नोट्स मैंने अपलोड करवाया है, इसीलिए ठीक है। सर नोट करने के लिए टाइम दीजिए, एकदम मैं दे रहा हूं टाइम आपको। चलिए लिख लीजिए इसको। नोट कर लीजिए इसको। बच्चे लोग एक और मैं बात आप लोग से बोलना चाह रहा था, जरा सुनेंगे, कि मेरी न्यूमेरिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब आ गई है मार्केट में, पहले से ही अवेलेबल था, ठीक है। तो बीच में प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, आपके प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन से ही आया हुआ है, रुक्मिणी पब्लिकेशन से, ठीक है। तो आप लोग उसको लेकर के न्यूमेरिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री एक एक क्वेश्चन बनाइए, तो ज्यादा बेहतर होगा, आपकी सफलता को वो बहुत ज्यादा, ठीक है, नजदीक तक ले जाएगा। मैं बता रहा हूं कि आपको वो किताब जो है निश्चित रूप से, ठीक है, निश्चित रूप से आपकी सफलता को चार चांद लगा देगा। आप एक बार उस किताब को लेके बनाइए, और जहां आपको दिक्कत होगी सब प्रॉब्लम आपका मैं सॉल्व कर दूंगा। किताब लीजिए मार्केट से, मार्केट में मिल जाएगा, अवेलेबल है मार्केट में हर जगह, और एक एक क्वेश्चन पढ़िए, बताइए, बनाइए। देखिए पीडीएफ जो है आपका, जो क्वेश्चन वाला सेक्शन है उसी में अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग वहां से देखिए, मिल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, अधातु। देखिए अधातु के विषय में बात कर रहे हैं, तो अधातु क्या होगा, ऋणायन होगा। क्या होगा, ऋणायन, याद रखिएगा ऋणायन। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। फिर देखिए ये सही है, धनायन बनाती है, गलत हो गया, गलत है तो यही आपको सही हो गया। अधातुएं हमेशा ध्यान में रखना है कि अधातुएं ऋणायन का निर्माण करेगी, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ये आवर्त सारणी के दाएं भाग में उपलब्ध है, ठीक है। किधर रहता है, दाएं भाग में, आवर्त सारणी के दाएं भाग में। कौन होगा, तो ये होता है। चलिए कोई बात नहीं है। कोई बोलता है टाइम दीजिए, टाइम नहीं दीजिए। अधात्वें देना है, अधात्वें विद्युत की कुचालक होती हैं, अधात्वें अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, तो ये भी सही है, अधात्वें अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। तो गलत कौन खत्म हो गया, तो गलत हो गया, अधात्वें एनायन, एनायन बनाती है। जरा जरा इसको देखिए, अधातुएं आवर्त सारणी के दाएं भाग में होता है, एकदम ध्यान में रखना है। और अधातुओं के गुण, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होगा, मुलायम होगा, लेकिन अपवाद क्या होगा, हीरा। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि हीरा और ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, लेकिन यह क्या होगा, यह जो है अधातु है और मुलायम होता है, और इसके ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो ये बातें एकदम याद रख लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, वो पढ़िए, तो मजा आएगा बहुत ज्यादा। और मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बच्चे लोग कमेंट नहीं किए उस पर, कि देखिए मेरी न्यूमेरिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे द्वारा लिखा गया, प्रीवियस ईयर पूरा कवर्ड किया गया है। और अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पता होगा ग्रुप डी और इसमें एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा लाइन बाय लाइन उसमें सॉल्व किया हुआ है, और चैप्टर वाइज भी मैंने क्वेश्चन से डाले हैं उसमें। तो आप क्या कीजिए कि उस किताब को निश्चित रूप से, आप न्यूमेरिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री भूल जाइए प्रॉब्लम, तो वहां से उस किताब को लीजिए और बनाइए, बार बार बनाइए उस किताब को, और जहां प्रॉब्लम होता है मेरे से आप पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आधुनिक पीरियड पेरियोडिक टेबल में सिलिकॉन, परमाणु संख्या 14 है, को कहां रखा गया। तो आपको पता है सिलिकॉन तीसरे आवर्त का तत्व है। पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम होगा, ध्यान दीजिएगा, पहले आवर्त में कौन होगा, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे आवर्त में क्या होगा, तो लिथियम से लेकर के नियोन तक होता है। और तीसरे आवर्त में क्या होता है, तो सोडियम,
शुरू होगा सोडियम से और अंत होगा कहां पर, आर्गन पर अंत होगा। तो देख लीजिए सोडियम, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद कौन आएगा, तो सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद कौन आएगा, फास्फोरस, फास्फोरस के बाद कौन आएगा, सल्फर, सल्फर के बाद कौन आएगा, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद कौन आएगा, तो आर्गन आएगा। तो ये देखिए, ये आपको कौन सा आवर्त है, तो थर्ड आवर्त है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कौन सा आवर्त है, थर्ड आवर्त के तत्व हैं। पहला आवर्त में कौन कौन सा, तो आपको पता है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त ली है आपकी किताब, तो उस किताब को लेके बनाइए, प्लेटफॉर्म का है और सॉल्यूशन बाय शशांक सर है, तो पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। चलिए बाबू, तो ये देखिए तीसरे आवर्त में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो ये देखिए 3 से लेकर के क्या हुआ 10 तक, और यहां पर क्या आ गया, तो 11 से लेकर के 18 तक। यानी प्रथम आवर्त में मैंने बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने, तो कितने आवर्त, तो 7 आवर्त। पहले आवर्त में कितने तत्व, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था 2 तत्व। दूसरे आवर्त में कितने, तो दूसरे आवर्त में 8 तक। तीसरे में कितने, 8 तत्व। देख लीजिए तीसरा आवर्त है, ये थर्ड पीरियड है। तो क्या होगा, कह रहा है कि सिलिकॉन, सिलिकॉन के किसके किसके बीच में है, तो एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में है। तो एल्युमिनियम और फास्फोरस, तो देख लीजिए एल्युमिनियम और फास्फोरस, ये देखिए, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। एकदम जबलपुर में भी मिलेगी, हर जगह पूरे भारत में आपको ऑनलाइन परचेज कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। शक्ति प्रधान लेहारी जी, शक्ति प्रधान जी, आप जो है वो किताब जो है आप ऑनलाइन परचेज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट वगैरह पर सब जगह अवेलेबल है। चलिए देखिए मैंने सॉल्यूशन क्या किया है, तो सॉल्यूशन देख लीजिए क्या है हमारा। तो ये देखिए, ठीक है, आधुनिक पीरियडिक टेबल में सिलिकॉन, एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच होता है। ये देखिए थर्ड आवर्त है, तो थर्ड आवर्त एल्युमिनियम थर्ड आवर्त में, और ये चौथे आवर्त में सिलिकॉन हो गया। तो यही तो बता रहा है, तो किसके बीच में होगा, सिलिकॉन, ठीक है, चौथे आवर्त या 14वें वर्ग का तत्व है, और एल्युमिनियम तीसरे आवर्त या 13वें वर्ग का तत्व है, फास्फोरस 5वें आवर्त या 15वें वर्ग का तत्व है। ये देखिए 5A किया है, टाइम हो गया, एकदम खत्म ही होने वाला है, ठीक है भाई साहब, खत्म होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आवर्त में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, प्रोटोन के आधार पर। प्रोटोन क्या होगा, तो प्रोटोन नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों के क्रम में। ये देखिए, ठीक है, आवर्त में, ये आवर्त है, आवर्त में तत्व, आवर्त में तत्व, ध्यान दीजिएगा जरा, ये प्रोटोन की संख्या बढ़ते हुए आधार पर किया गया है। आवर्त में तत्व क्या होगा, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित, याद रखिएगा, ठीक है, व्यवस्थित किया गया है, एकदम ध्यान में रखिएगा। और परमाणु संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन क्या होता है, तो नाभिक में धनावेश होता है। प्रोटॉन क्या होगा, नाभिक में धनावेश, तो नाभिक में धनावेश के बढ़ते क्रम में, नाभिक में धनावेश के बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित किया गया है। तो याद रखिएगा, नाभिक में धनावेश के आधार पर इसको व्यवस्थित किया गया है, तो नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों के आधार पर इसको व्यवस्थित किया गया है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, आवर्त में तत्व परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में होता है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या मैंने किया है कि आवर्त में तत्वों को परमाणु संख्या है, परमाणु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। तत्व की परमाणु संख्या तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। विनय कुमार जी बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटी जेल की तरह घोल, एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण इसका उपयोग जेली, जैम, मुरब्बे के बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप में किया जाता है। इसे पैक्टीन कहा जाता है। क्या कहते हैं, पैक्टीन। याद रखिएगा कि पैक्टीन हद है सर, हार्ड है सर, बुक मेरे पास है नहीं है, बनता है, मेरे पास है नहीं, बनता है, तो ले लीजिए ना प्रभु कुमार जी, बनाइए उसको। और प्रॉब्लम जहां भी दिक्कत होती है तो मेरे से पूछिए। ये देखिए मैंने क्या किया है, पैक्टिन का उपयोग जैम, मुरब्बा आदि बनाने में वाणिज्यिक स्रोत के रूप में किया जाता है। पेप्टाइड निम्न श्रृंखला वाला एमिनो अम्ल है। जल में घुलनशील पॉलीपेप्टाइड एवं एमिनो अम्ल को क्या कहते हैं, पेप्टोन कहते हैं। याद रखिएगा इसको, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील पॉलीपेप्टाइड और एमिनो अम्ल को हम क्या कहेंगे, पेप्टोन। और लैक्टोज दुग्ध शर्करा होता है। एकदम बहुत जल्दी मैं अपने बुक का सॉल्यूशन कराऊंगा और एक एक प्रश्न को मैं डिस्कस करवाऊंगा, बहुत जल्दी लेके आता हूं बैच में।
चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या है कि वे प्राणी जो जरायुज होते हैं, देखिए जरायुज वो होंगे जो बच्चे को पैदा करेगा और बच्चे को, ठीक है सर स्लो बताइए, थोड़ा एकदम स्लो बता रहे हैं बाबू, ठीक है। ये देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीछे वाला क्वेश्चन मैंने बताया कि देखिए पैक्टीन का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, जैम में और मुरब्बा बनाने के वाणिज्यिक तौर पर करते हैं। पेप्टाइड निम्न श्रृंखला वाला क्या होता है, एमिनो अम्ल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जल में घुलनशील पॉलीपेप्टाइड एवं एमिनो अम्ल को पेप्टोन कहते हैं और दुग्ध शर्करा को हम लोग क्या कहेंगे, लैक्टोज कहेंगे। चलिए सोनू कुमार जी बहुत अच्छा, यहां देख लीजिए वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो जो किसको जन्म देगा, बच्चों को जन्म देगा, उसको हम जरायुज बोलेंगे। और हाँ एकदम, जो बुक लिखा है उसका भी सॉल्यूशन का क्लास मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा। चलिए तो क्या कह रहा हूं कि वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो, ठीक क्या होगा, बच्चों को जन्म देता है। याद रखिएगा बच्चों को जन्म देने वाले को क्या कहेंगे, और जो अंडा देगा उसको अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडज कहा जाता है, याद रखिएगा अंडज कहेंगे, ठीक है। विवि पेरस कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, विवि पेरस कहेंगे। और जो बच्चों को जन्म देगा उसको जरायुज कहा जाता है, याद रखिएगा इसको। अब देख लीजिए सॉल्यूशन में क्या है यहाँ पर कि जरायुज प्राणी बच्चों को जन्म देता है, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, ये सब हो गया। अंडज प्राणी अंडा देते हैं, जैसे मेढक, टोड, सर्प, ठीक है। और एनाइमा, यहां याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, कुछ कुछ पॉइंट मैं डालता हूं हर क्वेश्चन में। ये देखिए एनाइमा जिसमें लाल रक्त कण का अभाव होता है, वैसे वैसे प्राणी जिसमें लाल रक्त कण का अभाव होगा उसको हम एनाइमा कहते हैं, जैसे स्पंज, निडेरिया, मोलस्का, ये ध्यान में रखिएगा। इनाइमा किसको बोलते हैं, एनिमा हो गया, और जिसमें लाल रक्त कण पाया जाता है, जैसे हम लोग, मनुष्य क्या है, एनिमा है, मनुष्य क्या है, एनिमा, ठीक है। इनिमा इनिमा है, जबकि ठीक है आपको बहुत सारे प्राणी जैसे स्पंज, निडेरिया, एनाइमा है, तो एनिमा और एनाइमा, ठीक है। एकदम आ रहा है आपको 1 अक्टूबर से दूसरा सीरीज भी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था, तो ध्यान में रखिएगा आर्थर टॉन्सले ने। ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, ये हम खड़े हैं, मेरे चारों तरफ वायु है, पानी है, जल है, पृथ्वी है, सब कुछ है, ठीक है। ये चलता रहेगा और मेरे द्वारा दिया गया क्वेश्चन रहेगा अगले टेस्ट से, तो लाजवाब होगा और बहुत पावरफुल होगा। और जितना भी सॉल्यूशन देखिए मैं दे रहा हूं, सॉल्यूशन का पीडीएफ अपलोड होगा, पहले आप वहां से डाउनलोड कीजिएगा, देन आफ्टर हम लोग क्लास करेंगे, तो ये मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है कि देख लीजिए पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने परिभाषित किया था, तो आर्थर टॉन्सले ने किया था, ध्यान में रखिएगा। और ये हम खड़े हैं, जीव है, और इसके चारों तरफ का जो पर्यावरण होगा, पर्यावरण, इसके चारों तरफ का जो पर्यावरण होगा उसे ही क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। याद रखिएगा कि पृथ्वी के चारों तरफ का जो पारिस्थितिकी तंत्र होगा, पृथ्वी के चारों तरफ का जो ये होगा, उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, आर्थर टॉन्सले ने। और रेमंड लिंडमैन ने क्या बताया था, तो रेमंड लिंडमैन ने ठीक है 10% का नियम दिया था, 10% का नियम। देखिए क्या है 10% का नियम, 10% लॉ क्या है, मान लीजिए कि हम हैं, ठीक है, मेरे से अन्य जीवों में, अन्य जीवों से अन्य जीवों में, अन्य जीवों से अन्य जीवों में, इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो मान लीजिए मेरे पास में 100 जूल ऊर्जा है, ठीक है, या 100 कैलोरी ऊर्जा है, तो दूसरे में कितना जाएगा, तो 10% ऊर्जा जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि ये ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, इसे ही हम क्या कहते हैं। कंप्यूटर में भी चंद्रशेखर कुमार जी कुछ क्वेश्चन में कंप्यूटर के भी डालूंगा, तो अब थोड़ा सा बदल जाएगा आपको। ये जो टेस्ट है, टेस्ट का लहजा न्यूमेरिकल भी रहेगा 3-4, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, और सारे ग्रुप को मैं जोड़ करके आपको ठीक है अपने साथ एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करवाऊंगा, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था, याद रखिएगा। और आर्थर टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी। यहां देखिए मैंने क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना आर्थर टॉन्सले ने परिभाषित की थी, लिंडमैन ने जीवों में ऊर्जा प्रवाह को परिभाषित किया था। इसके अनुसार क्या होगा, क्रमागत उपभोक्ताओं में, मान लीजिए ये क्या है, पौधा है, पौधा पौधा हरा पौधा है, इससे ठीक है किसमें, तो आपको टिड्डा में 10% ऊर्जा जाएगा, टिड्डा से किसमें, ठीक है आपको आ जाइए मेढक में, मेढक में कितना प्रतिशत ऊर्जा जाएगा, तो 10% ऊर्जा जाएगा। और मेढक से सांप में कितना परसेंट, 10% ऊर्जा जाएगा। इसी को खाद्य जाल बोलते, क्या बोलेंगे, खाद्य जाल
बोलते हैं। तो इसको खूब अच्छे तरीके से देखिए। आप लोग को मैं बार बार बताता हूं कि पीडीएफ निश्चित रूप से डाउनलोड कर लीजिए और इसको रखिए, और जो जो बातें मैं बताता हूं उसको भी नोट करने का प्रयास कीजिए। बड़ा मजा आएगा। आगे मैं न्यूमेरिकल का भी बैच लेके आऊंगा अपने बुक का, और आगे भी पूरा सिलेबस अगले 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर मैं पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा। आगे जो टेस्ट सीरीज होगा, ये जो टेस्ट कंटिन्यू रहेगा, उसमें मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए लाजवाब कोर्सेस करूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।